Good morning, ladies and gentlemen. Namaskar, dosto. Now we are on the last leg of our journey. This is our fourth segment of this such talk. Three segments have already been, it's almost 1 hour segment, and they are already been telecasted. Two telecasted, third will be telecasted now, and this will go then to a channel, and then you will be able to see on the television and national and international level. ये हमारा चौथा सेगमेंट है। हम आज ये बात करने जा रहे हैं कि भाई ये हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया है कि कोरोना हमारे साथ ही रहने वाला है, कोरोना जाएगा नहीं, हमें उससे कैसे भी करके निभाना है। तो आप जानते हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन लगने से क्या क्या हो जाता है और परिणाम क्या निकलते हैं। आई मे नॉट गो इनटू इट। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम ये कहते हैं कि कोरोना हमारे साथ रहने वाला है, सो व्हाट प्लान हैव वी गॉट। हम जानते हैं हमारे पास इस वक्त कोई कारगर दवाइयाँ नहीं है। कोरोना की जो दवाइयाँ अभी हम बोल रहे हैं, बहुत सारे नाम है, मेरे पास भी है, आपने भी जाने होंगे। अभी जैसे है एसिल्टामावीर, जैसे रेमडेसिविर या फेविपिराविर, ये 2-3 नाम हैं। ये दवाइयाँ का अभी प्रयोग हो रहा है। ये काफ़ी महंगी दवा है और ये दवाओं का प्रयोग करने के लिए भी ये डॉक्टर की टीम, 3 डॉक्टर की टीम बैठ के फिर तय करेगी और फिर उसको पेशेंट को दिया जाएगा विद एक्सप्लेनिंग रिस्क टू द पेशेंट एंड द कॉस्ट टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स। तो ये इतना सादा सिंपल बात नहीं है। बाकी की जो दवाइयाँ थी जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जैसे लोपिनाविर, जैसे रिटानाविर, जैसे वर्मीफेनाविर, ये सब जो दूसरे वायरस के इन्फेक्शन में यूज़ करते थे, इसमें भी हमने यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में ठीक है, बाकी उसकी इतने अच्छे परिणाम हमें नहीं मिले थे, इसको विड्रॉ कर दिया गया। WHO ने मना भी कर दिया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो अभी वी हैव रिवर्टेड टू स्टेज 1 कि भाई दिस इज़ गिवन एज ए प्रोफाइलैक्सिस फॉर दोज हु आर वर्कर्स इन कोरोना हॉस्पिटल और नर्सिस और डॉक्टर्स वगैरह। ये कोरोना की दवा तरीके के हिसाब से नहीं है। तो इस वक्त हमारे पास कोई कारगर दवा नहीं है, इंक्लूडिंग हम जो प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं, जो बहुत फेमस है, यूज़ भी करते हैं, दिल्ली में तो बहुत यूज़ होता है, लेकिन उसका परिणाम हम नहीं जानते। और साहब, कोरोना के वैक्सीन इतनी जल्दी हमारे हाथ में नहीं आने वाली है। वैक्सीन को बनाना कम से कम 6 साल लगते हैं, फास्टेस्ट करेंगे तो 3 साल लगते हैं। वैक्सीन में बहुत सारी बातें इन्वॉल्व होके आती है। वैक्सीन बनाना, उसके ट्रायल करना, ट्रायल 1, ट्रायल 2, फिर ह्यूमन ट्रायल, फिर उसका अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या पेशेंट को कुछ तकलीफ़ होता है या ये पेशेंट मर जाता है, देन इट्स ए क्राइम ऑल्सो। ये सब पेशेंट्स और रिलेटिव को एक्सप्लेन करना पड़ता है, पेशेंट का इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। और मान लीजिए साहब, एट द एंड ऑफ द डे वी सक्सीड एंड वी हैव अ वैक्सीन इन आवर हैंड, तो फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग, कितनी वैक्सीन हमें चाहिए? हमें चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए। तो हमारे पास वैक्सीन अगर आ भी गई, बन भी गई, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सबसे पहले हमारे लश्कर के जवान को देंगे, सबसे पहले हमारे पुलिस वाले को देंगे, सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स को देंगे, सबसे पहले हमारे बहुत धनवान लोग हैं उनको मिलेगा या गरीबों को मिलेगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। हमारा आज का विषय वो नहीं है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बहुत बातें हमने कर ली है, इसमें जाएंगे तो हमारा टाइम कम होगा। आज हमारे पास वैसे भी टाइम कम है और मैटर बहुत ज़्यादा है। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो बूस्टर के लिए है कि भाई अगर कोरोना रहने वाला है और हमें उसके साथ जीने के लिए मजबूर करने वाला है, तो वी हैव टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी ताकि हम उससे लड़ सकें। ये बूस्ट खास करके वो लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। और ये कैसे बूस्ट करेंगे और किस प्रकार से ये बूस्ट करेगी, द मैकेनिज्म, फार्माकोडायनेमिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले एक बार आपको ये बोल चुका हूँ साहब कि मैं सिर्फ एलोपैथी से एंगल से बोलूँगा। बाकी जो इलाज हैं, जैसे देसी दवाइयाँ हैं, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जैसे यूनानी दवाइयाँ हैं, जैसे योगा वगैरह जो है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कारगर हैं, उनके अच्छे परिणाम भी हमने देखे हैं। बट उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू स्पीक ऑन इट, वेदर इन फेवर और वेदर अगेंस्ट। मैं इसके खिलाफ भी नहीं, उसके फेवर भी नहीं, मैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली कोई बात मैं लाना नहीं चाहूँगा। नंबर 1 साहब सुन लीजिए। नंबर 2, जो कभी मैं बोलूँ, आज तक जो भी मैंने बोला, इसमें मैंने कभी भी किसी दवा का प्रमोशन नहीं किया है। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी ड्रग और एनी नेम। आई एम नॉट ए सेल्समैन। मैं किसी कंपनी का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता और करूँगा भी नहीं। जी, मैं सिर्फ जेनेटिक नाम से बात करूँगा। हाँ,
लेकिन ये पूरा जैसे मैंने पहले कहा था ना, आपकी उंगली पकड़ के हिमालय चढ़ाने वाली बात है, तो वो मैं कर सकूंगा और करूंगा भी आज। जैसे अगर मैंने कहा कि विटामिन D3 आप लीजिए, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, तो कैसे, कहाँ तक, कैसे, आमने सामने, आई बॉल टू आई बॉल, जैसे हमारा लश्कर और चाइना का लश्कर आमने सामने थे, आई बॉल टू आई बॉल सर, ऐसे वहाँ तक मैं आपको ले जाऊँगा। फार्माकोडायनेमिक्स में बताऊँगा कि ये कैसे आपको हेल्प करता है। लेकिन सबसे पहले बूस्टर, सब्जेक्ट से भटक नहीं जाएंगे, इसीलिए साहब ये हम बूस्टर की बात करते हैं ना कि इम्यूनिटी को बूस्ट करें, ये 1 घंटा मैं आज बोलने वाला हूँ। सबसे पहले ये बोल देता हूँ कि इम्यूनिटी को बूस्टर करना होता ही नहीं है। इम्यूनिटी को यू कैन नॉट बूस्टर, इट कैन नॉट बी बूस्टर। इम्यूनिटी को बूस्टर कर ही नहीं सकते, इट्स ए डिफ़ॉल्ट प्रोसेस। तो आप हंसेंगे कि 1 घंटा आप बोलने वाले हो और आप खुद कह रहे हो कि इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं किया जा सकता, तो आप आज मजाक करने के लिए बैठे हो कि क्या? नहीं साहब, इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं किया जा सकता, उनकी कमियों को कम किया जा सकता है, उसमें जो फॉल्ट हैं उसको ठीक किया जा सकता है, सो दैट दे स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली एंड स्टार्ट्स हेल्पिंग अस एंड दोज हु आर द टारगेट, उनके लिए ये खास ज़्यादा। बाकी जो इसमें नहीं बैठते हैं उनको ये दवाओं की कोई काढ़ा कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें 99% लोग उसमें नहीं बैठते हैं। तीसरी बात, आज मैं 1 घंटा तक जो भी आपसे बात करूं उसमें 2 नियम पहले से लागू कर देता हूं, दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल इन ऑल माई टॉक ऑफ टुडे। सबसे पहली बात कि जिसको इम्यूनिटी कम है, ज़्यादा है, यंग हैं, ओल्ड हैं, कुछ भी हैं, बच्चा है, प्रेग्नेंट लेडी है, कोई भी हो साहब, आपको ये नियम का पालन करके ही आगे बढ़ना है। मेरी बातों को आपको तभी लागू कर सकते हैं। सबसे पहले योर स्लीप मस्ट बी 7.5 आवर्स, 7 to 7.5 आवर्स मिनिमम। इन चिल्ड्रन इट शुड बी 9 आवर्स, मतलब आपको ठीक से नींद लेना है। योर हाइड्रेशन हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर। ये कोरोना के पेशेंट जो हॉस्पिटल में गए हैं उसके लिए भी हैं सब, तो ये सब के लिए हैं। तो दूसरा, योर हाइड्रेशन हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर, थोड़ा सा ज़्यादा अपने को हाइड्रेट करके रखिए, चाय, दूध, पानी, कॉफ़ी, लिक्विड सब लेते रहिए, लेकिन कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड वेल। नंबर 3, लाइफस्टाइल। आपकी ज़िंदगी का ढांचा है उसको ठीक करना होगा, नहीं तो इम्यूनिटी आपकी नहीं आएगी साहब। ज़िंदगी का ढांचा मतलब आप सुबह में 11 बजे अगर नाश्ता करते हैं, दोपहर को 4 बजे लंच करते हैं और रात को 11 बजे डिनर करते हैं, देन इट इज़ रॉन्ग। नाश्ते का अपना समय है, लंच का अपना समय है, डिनर का समय है, उसको आपको लग के खड़ा नहीं रहेगा। लाइफस्टाइल, अब इधर भटके उधर भटके, यहाँ गए वहाँ गए, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ सो दैट इट विल हेल्प इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी। नंबर 4, फूड, खाना। क्या खाना हमें खाना है, उसमें से क्या हमें मदद करेगा, मैं उसको लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा फूड है जो हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करेगा। उस वक्त मैं दवाओं की बात भी करूंगा जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं वगैरह, और उस समय ये मैं डिस्कस ज़रा डिटेल में करूंगा। लेकिन बोल देता हूं कि खाने में जंक फूड अगर आप खाते हैं, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, लेकिन ये पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर वगैरह जो बाहर का खाना है उसको छोड़ना पड़ेगा। आपके घर में आपकी वाइफ या आपकी बहन या आपकी माँ जो खाना बनाती है, दैट इज़ बेस्ट एंड द सेफेस्ट एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, फॉर बूस्टिंग अप द इम्यूनिटी। तो ये खाना पीना बाहर का अगर आप करते हैं तो सब छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर बैठे रहेंगे, 4 दीवार में हैं, मैं जानता हूँ, अभी भी 4 दीवार में रहने की नौबत ही है साहब, वो भी जान लीजिए मेरे से। तो उसके अंदर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दोज हु आर कोमॉर्बिड, इवन दोज हु आर नॉट कोमॉर्बिड, फिट लोग हैं, उसको भी 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। मतलब काउच पोटैटो नहीं, मतलब सोफे पे बैठ के 4 घंटा टीवी देख लिया या लेट के पेपर पढ़ लिया, ऐसा मत करिए। रिमेन एक्टिव इन योर हाउस एज मच एज यू कैन, मिनिमम 1 आवर। एक्सरसाइज नहीं करेंगे साहब, एक्सरसाइज का फ़ायदा इम्यूनिटी में भी है, एक्सरसाइज का इम्पैक्ट साइकोलॉजी के ऊपर भी है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में टेंशन है, देखो टेंशन तो होने वाला है ही साहब, ज़माना समय ऐसा चल रहा है, आपको हो या मुझे हो या नरेंद्र मोदी जी को हो, टेंशन तो है ही, लेकिन उसको कम करिए। अगर ज़्यादा टेंशन होगा देयर मोर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिजोल्स एंड दैट विल डिप्रेस द इम्यून सिस्टम, वैसा मत करिए। सो टेंशन को आपको कम करना है। लास्ट, आप डिप्रेस मत रहिए, डोंट बी परटर्ब्ड। आप घबराएंगे, डिप्रेस रहेंगे तो इम्यून सिस्टम डिप्रेस होगी। सो ट्राई टू रिमेन अप एंड अबाव, प्ले द गेम ऑन द फ्रंट फुट। डिप्रेशन से आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है, ये समझिए, और यहाँ एक्सरसाइज वगैरह साइकोलॉजिकली आपको मदद करेगी। सो प्लीज़ डू नॉट रिमेन डिप्रेस्ड।
लास्टली खाने में मैंने कहा, जैसे कहा कि भाई नॉन वेज वगैरह, अभी मांस मटन मच्छी वगैरह मत खाइए, अगर खाना है तो सी फूड लास्ट में बताऊंगा। उसी तरीके से डोंट कंज्यूम अल्कोहल, कोई भी बहाना बना के आप दारू किसी भी प्रकार का सेवन मत करिए, वो इम्यूनिटी को डिप्रेस करेगा सर। और लास्ट में अगर आप टोबैको ले रहे हैं, चाहे सिगरेट पी रहे हैं, चाहे पान में, चाहे किस में खा रहे हैं, ट्राई टू रिमेन अवे फ्रॉम टोबैको, स्पेशली सिगरेट, कोई भी फॉर्म ऑफ टोबैको हो। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके फेफड़े को आप इतना कमज़ोर करेंगे कि कोरोना के लिए वो आसान हो जाएगा। तो ये ग्राउंड रूल्स सबको लागू होते हैं। बिफोर आई स्टार्ट माई टॉक, बी, आपको मास्क पहन के ही रहना है। अगर आप घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे वगैरह, घर के लोग भी हैं तो भी, लेकिन समझो सब्जी भाजी वाला है, आप बाहर खरीदने गए, आपके बहन या आपके वाइफ वगैरह, आपके घर में हाउस मेड आई, सफाई करने वाली, काम करने वाली औरत या कोई माँ, कोई आदमी आया वगैरह, मास्क आपको पहनना है। वो अपना भगवान समझ के रखिए। और वो भी क्या, वो सादा मास्क जो हम पहनते हैं ना साहब, वो रुमाल लपेट लेते हैं या हमारी बहन दुपट्टा लपेट लेती है, ये नहीं, ये वो तो अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बात है। क्योंकि देखिए कोरोना वायरस की साइज़ क्या है, कोरोना वायरस इस अराउंड से 10 to 15 नैनो से लेके 400 नैनो तक उसके साइज़ है। ओके, तो आपका मास्क जो है वो 3 लेयर का होना चाहिए और मिनिमम 15 माइक्रोन से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका मास्क इससे कम है तो कोरोना वायरस बिल्कुल पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाएगा, आपको लगेगा आपने मास्क पहन के रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। सो वेयर ए प्रॉपर मास्क। कोरोना का साइज़ मैंने कहा कि ये 10 to 15 नैनो से लेके 400 नैनो तक का है। इट इज़ कंपेरेटिवली लिटिल लार्जर देन अदर वायरसेस ऑफ इट्स ग्रुप, लेकिन उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ सेटलिंग ऑन द सरफेस वेरी फास्ट, से विद इन 5 मिनट्स। अगर उसको कोई व्हीकल नहीं मिल गया तो कोरोना का वेट क्या है, 0.000 एक और 0 देन 85 इंटू 10 raised to -18 आप हंसे नहीं, दिस इज 1 millionth ऑफ ए 1 trillionth ग्राम, ये उसका वजन है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो उसको टेंडेंसी है कि अगर निकलेगा तो वो सरफेस पे सेटल हो जाएगा, अनलेस इट गेट्स ए व्हीकल। उसके बारे में मैं अभी आ जाता हूँ। व्हीकल का मतलब हमारी हवा के अंदर जो रचकण है, हवा के अंदर डस्ट वगैरह जो हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, दे बिकम्स द व्हीकल एंड देन कैरी इट अवे। ओके सर, तो ये हवा किस प्रकार की है, हवा में और कौन कौन से अगर हवा में पानी की बूंदें हैं, नमी ज़्यादा है तो सरफेस पे बैठ जाएगी। अब अनफॉर्चुनेटली एक बात WHO से आई ऑन 7 जुलाई, डिक्लेयर्ड एट 1 o'clock, इट्स अ बैड न्यूज़। WHO ने ऐसा कहा है कि more than 250 doctors and experts and hospitals have suggested that corona can be a airborne infection. It is not just droplet. तो उन्होंने कहा है कि we do not deny it. उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हम कहते हैं कि एयरबॉर्न है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसको हम डिनाई नहीं करते। तो उसको हम क्या समझे, ये एयरबॉर्न है क्या, तो उसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा मैं आज अभी करने वाला हूँ। WHO का जो कहना था वो ये कहना था कि इट कैन बी एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन, नॉट जस्ट ड्रॉपलेट, अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस। तो ये सर्कमस्टांसिस क्या है, हवा में कोरोना आया तो हवा बिकम्स ए व्हीकल, और यहाँ से डिस्कशन वो है, इट्स मोर देन मेडिकल, ये तो फिज़िक्स की बात हो गई कि हवा पतली है कि गाड़ी है, गर्म हवा होगी तो ऊपर जाएगी, ठंडी हवा हो तो नीचे रहेगी। हवा में कंटामिनेशन क्या है, हवा में पार्टिकल्स कितने हैं, हवा में नमी कितनी है, हवा का झोंका है कि क्लोज कंपार्टमेंट में हवा है, और हवा में कोई एरोसोल है कि नहीं। जैसे हम वापी में रहते हैं, वापी अंकलेश्वर वगैरह जो हमारे कुछ गांव ऐसे हैं, वहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसमें एरोसोल भी हो सकता है। देन एरोसोल कैन कैरी दिस वायरस फ्रॉम 27 to 52 फीट्स, ऐसा है, एंड देन इट बिकम्स एन ऑटोमेटिकली एयरबॉर्न इन्फेक्शन। बेसिकली इट इज़ नॉट एयरबॉर्न द वे विच वी अंडरस्टैंड। और ये ज़्यादा कब होगा, ये ज़्यादा तब होगा व्हेन यू आर इन ए क्लोज कंपार्टमेंट। जैसे आप हवाई जहाज़ में बैठे हैं, जैसे आप स्कूल के रूम में बैठे हैं, जैसे आप बैंक में बैठे हैं, जैसे आप
कहीं भी मॉल में बैठे हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहाँ हवा चलती नहीं है, बारी दरवाजे बंद है, देयर इज़ नो क्रॉस वेंटिलेशन और एयर कंडीशन चल रहा है, यहाँ ये वायरस दूर तक जा सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नो क्रॉस वेंटिलेशन और हवा घूम नहीं रही है। तो इन लोगों से हमें दूर रहना होगा, तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं होगा। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो जो रूल्स हैं, मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना, वो तो मैंने पहले बोल दिया है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। जैसे मैंने कहा, आपको मास्क भी पहना है, आपको सैनिटाइज़र भी यूज़ करना है साहब, आपको दिन में कम से कम 4 से 6 बार साबुन से अपने हाथ धोने हैं। आप सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे तो सैनिटाइज़ करेगी स्किन को, लेकिन अगर डस्ट लगी है, गंदगी लगी है, मड हाथ पे लगा हुआ है, तो उसको तो अपना पानी और साबुन ही धो सकते हैं, और वो सस्ता भी है और सरल भी है। तो सैनिटाइज़र का पैसा क्यों खर्चा करिए सैनिटाइज़र को, लेकिन साबुन के पानी से हाथ धोइए। कीप अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, ये तो ज़रूरी है ही। और घर के बाहर तब भी निकलें जब ज़रूरी हो। अभी भी, अब सरकार ने लॉकडाउन उठा लिया है, फिर भी अभी भी, इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी, डोंट गो आउट ऑफ द हाउस। तो ये तो मैंने पहले ग्राउंड रूल्स लगा के ही रखे हैं, उसमें से आप बाहर नहीं निकल सकेंगे, ठीक है। अच्छा, हम वो एयरबोर्न इन्फेक्शन की बात कर रहे थे। ओके, अगर कोरोना का पेशेंट है तो वो पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोरोना बीमार करने वाला है तो उसको कम से कम 1000 वीपी चाहिए। वीपी मतलब वायरल पार्टिकल। 1000 वीपी इज़ द डोज टू इन्फेक्ट यू, संक्रमित करने के लिए। ओके, अब 1000 वीपी वायरल पार्टिकल का मतलब ये है कि इट इज़ अराउंड 70 बिलियन कोरोना वायरस का ये जत्था जो है वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। दिस इज़ द वायरल डोज, जिसको हम वायरल लोड भी बोलते हैं। अब देखिए, आप किसी कोरोना के पेशेंट के पास गए, सस्पेक्टेड कोरोना है, अगर कोरोना है, ये मास्क वगैरह पहना हुआ है, वो मैं दोबारा नहीं बोलूँगा सब, तो उससे आपको संक्रमित होने के चांसेस कितने हैं, हम व्हाट आर द परसेंटेज कि वो आपको बीमार कर सके। तो देखिए, अगर कोरोना वाला पेशेंट जो है वो सांस लेता है तो ही थ्रोज 20 वीपी। अगर वो बात करता है देन ही थ्रोज आउट 200 वीपी। अगर वो खांसता है देन ही थ्रोज आउट 2000 वीपी। और अगर वो छींकता है देन ही इज़ थ्रोइंग मोर देन 30,000 वीपी। और जैसा मैंने कहा कि एक वीपी में कम से कम 70 मिलियन बैक्टीरिया मिलेंगे, वायरस मिलेंगे आपको, विच इनफ फॉर यू टू गेट इन्फेक्टेड। लेकिन इसमें एक और बात भी है, ये बात यह है कि द टाइम एक्सपोजर। समझो आप कोरोना के पेशेंट के साथ बैठे हैं, उसने मास्क पहना है, आपने भी पहना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, 6 फुट का डिस्टेंस रखा है वगैरह, ओके ठीक है। लेकिन अगर आप उससे सिर्फ 4 मिनट एक्सपोज हुए हैं तो आपका इन्फेक्ट होने के चांसेस 5% है। लेकिन अगर आप उसके साथ 40 मिनट बैठ के बात करते हैं तो आपका इन्फेक्ट होने का चांसेस इज़ 4 टाइम्स मोर। तो द टाइम फैक्टर विच यू आर एक्सपोज टू द पर्सन, ये भी मायने रखता है, डिस्टेंस भी मायने रखता है वगैरह। ये सब बात हम शायद पहले कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। हम अपने असल बात वो बूस्टर के आप जाएंगे। मैंने कहा कि कोरोना में हमें बूस्टर करना है। व्हाट्स एवर प्लान बी, व्हाट्स एवर प्लान सी। अगर कोरोना रहने वाला है तो हम अभी क्या करेंगे, कितने दिन ऐसे बैठे रहेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे यह करेंगे कि हम बीमार ना पड़े। ओके साहब, ठीक है। तो मैंने कहा कि बूस्टर सिस्टम जो है उसको कोई लोगों को ज़रूरत नहीं है। किन किन लोगों को ज़रूरत नहीं है? अप्लाइंग दोज ग्राउंड रूल्स, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, यंग एंड स्ट्रॉन्ग लोग जो है, जिसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है और वो सब कायदे कानून का पालन कर रहे हैं, उनको बूस्टर दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई काढ़ा नहीं पीना है, कोई मेरी एलोपैथी की दवा नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है। लेकिन इसे 1% से कम लोग इसमें हैं। किसी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज और सेक्स IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम है, उससे डेफिशिएंसी आती है शरीर में, उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको दवा लेनी पड़ेगी, खास करके कोरोना के सिस्टम को रिप्लेनिश करके, जो उसकी कमियां हैं उसको पूरी करने के लिए। अच्छा, नंबर 3, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है बट इज़ कोरोना पॉजिटिव। कोरोना का रिपोर्ट उसका पॉजिटिव है लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं है, हाँ जी, उसको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ, कौन कौन सी दवा कैसे वगैरह, किस प्रकार, क्या डोज, उसका क्या रोल। फिर माइल्ड केसेस हैं, मतलब कोरोना है
पॉजिटिव है लेकिन माइल्ड सिम्टम्स में है, तो उसको घर पे रखा गया है क्वारंटीन करके, ही इज़ नॉट हॉस्पिटलाइज्ड एंड ही इज़ ट्रीटेड एट होम। तो उसको ये दवा, वैसे तो ये दवा का प्रयोग इसी तरीके से बहुत हो रहा है मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक। ये कोरोना की दवाइयों की बात नहीं कर रहा मैं ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट शब्द इस्तेमाल करने का परमिशन दीजिए, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ओके, तो इसके बाद सॉफ्ट टारगेट, ऐसा मैंने शब्द इस्तेमाल किया। ये सॉफ्ट टारगेट कौन है कोरोना के? जो हट्टा कट्टा जवान है वो नहीं है, मैंने ऐसा कहा। तो सॉफ्ट टारगेट कौन है? ए चाइल्ड, 10 साल से कम उम्र का बच्चा है, इससे सॉफ्ट टारगेट। फिर भी उसमें भी बिकॉज इट इज़ डेवलपिंग, थाइमस अभी बन रहा है, इम्यून सिस्टम अभी बन रही है, तो उसको बूस्टर दवाओं को एग्रेसिवली आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको वैसे भी बच्चे के लिए जो अपने पेट में है और अपने लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की। नॉर्मली ऑल्सो द गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस नो दिस, तो उसको ये दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको उसको देना पड़ेगा। नंबर 3, ओल्ड एज के लोग हैं 60 साल से ऊपर, लेकिन उसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ उम्र, वो सिर्फ एज है, तो हाँ उसको ये आपको दवा देना है, लेकिन एग्रेसिवली नहीं देना है, जस्ट गिव इट एज ए सपोर्ट। लेकिन कोमॉर्बिड पेशेंट हैं और 60 साल की उम्र के हैं, उनको ये आपको एग्रेसिवली ये दवाइयाँ देनी हैं जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ आपको। अब मुझे ये बताना होगा आपको कि साहब इम्यूनिटी क्या है और एंटीवायरल चीज़ क्या है। साहब एंटी वायरस का मतलब है कि अभी ताबड़तोड़ वहाँ जाएगा और वायरस के साथ लड़ेगा, और इम्यूनिटी ये है जो हम डेवलप करते हैं इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और बाद में वो वायरस से लड़ेगी जब कभी हमला होगा। वी डोंट हैव टू वरी और केयर अबाउट इट बिकॉज इट इज़ ए डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, हल्दी का दूध पीने के लिए हम कह रहे हैं टर्मरिक, ठीक है। अब टर्मरिक के अंदर एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं कर्क्यूमिन। ये इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, ये एंटी वायरल है। तो और ये भी बता दूं 3% होता है उसमें, और अगर ये कर्क्यूमिन का डोज आपने ज़्यादा ले लिया, मैंने देखा भी है और एक्सपीरियंस है मेरा इसमें, लाइक एस्पिरिन, इट विल प्रोड्यूस अनयूजुअल ब्लीडिंग, पर रेक्टल ब्लीडिंग मैंने देखा है, पर वजाइनल ब्लीडिंग भी है विदाउट एनी कोज, और एपिस्टैक्सिस। तो ज़्यादा ये लेने से भी फ़ायदा नहीं है। जैसे हमारी एस्पिरिन की बात है, ज़्यादा एस्पिरिन आप ले रहे हैं तो दैट ऑल्सो कैन प्रोड्यूस द सेम थिंग, तो उसके एक टाइट्रेटेड डोज है वो आपको लेना है, एंड इट इज़ नॉट इम्यूनिटी बूस्टर, इट इज़ सीधे एंटी वायरल है। तो इम्यूनिटी बूस्टर की बात हम करें, देखिए जब कोई प्रोटीन हमारे शरीर में दाखिल होता है, एनीथिंग विच इज़ प्रोटीन इन नेचर, तो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई इस तरीके से करके दुश्मन है और उसको नष्ट करना है, तो इम्यून सिस्टम इज़ ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड एंड गियर्ड अप, और वो प्रोटीन को मारने के लिए, नाश करने के लिए वहाँ दौड़ेंगे, जाएंगे। दिस इंक्लूड्स नॉर्मल इंजेक्शन लाइक इंसुलिन ऑल्सो। इंसुलिन इज़ ए प्रोटीन, और इंसुलिन जब देते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, तो इंसुलिन को भी हमारी इम्यून सिस्टम नष्ट कर सकती है। जैसे ये तो होता ही है टाइप 1 डायबिटीज़ में, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप जानते हैं, और ऑटो इम्यून के जो बॉडीज़ जो हैं, दे गो एंड डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स बिकॉज इट्स सिक्रेटिंग इंसुलिन। इंसुलिन इज प्रोटीन इन नेचर, एंड एनीथिंग विच इज़ प्रोटीन इन नेचर इज आइडेंटिफाइड बाय द बॉडी एज दुश्मन, ये एनिमी है हमारा। तो ये जो वायरस हमारे पर हमला करते हैं, तो उसके सामने लड़ने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इम्यून सिस्टम जो है उसमें ये मैं एंटी वायरल कह रहा हूँ, इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बराबर समझिएगा। हमारे शरीर के जो कोश हैं, दे रिलीज अ सब्सटेंस नोन एज इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन जो है वो सीधा हमला करेगा वायरस के बॉडी के ऊपर, ठीक है। देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स एंटीवायरस। ऐसे और भी चीज़ हैं, जैसे बोन मैरो में से निकलता है कैल्सिटोनिन। अब हमारे शरीर का ये जो रिस्पॉन्स है, इट इज़ 2 फोल्ड। पहले वो लिक्विड होता है प्लाज्मा, उसके ज़रिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG वगैरह, और दूसरा है सेल्यूलर, मतलब हमारे सेल्स, कोश, और ये सब बनता है बोन मैरो में, ठीक है साहब। तो मैं ग्रॉसली बता रहा हूँ, वो डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। तो ये सेल्यूलर जो रिस्पॉन्स है, जैसे उसमें है WBC, वाइट सेल कॉर्पसल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो हमारे हैं, वो हमारे सैनिक हैं,
रेड ब्लड नहीं, रेड ब्लड का दूसरा काम होता है, उससे तो आगे नुकसान भी होता है, बताऊंगा मैं आपको। ओके सर। वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो हैं उसमें बहुत सारे डिवीज़न भी हैं, किसको क्या काम करना, किसको क्या काम। जैसे लश्कर में होता है ना, इंजीनियर्स होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होती है, खाना बनाने वाले होते हैं, लड़ने वाले सैनिक होते हैं, स्टोर कीपर होते हैं वगैरह। उस तरीके से हमारे वाइट सेल कॉर्पस्कल में WBC में बहुत प्रकार के वाइट सेल्स हैं। जैसे उसमें जो लड़ने वाले वाइट सेल्स हैं उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। ये साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करेगा, उसको बोलते हैं परफोरिन। ये परफोरिन जो है इट परफोरेट्स द आउटर वॉल ऑफ कोरोना वायरस। आपने कोरोना वायरस का अगर सही से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा होगा, जब मैंने बहुत बार दिखाया भी है, तो उसके जो स्पाइक्स हैं उसका एक अलग रोल है, उसके बाजू में एक छोटा सा और स्पाइक है, उसका एक अलग रोल है। उसके बाद उसके पास एक फैट लेयर है जिसको हम साबुन से डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारा शरीर में से WBC में से जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं वो परफोरिन रिलीज़ करते हैं। दैट परफोरिन परफोरेट्स द बॉडी ऑफ कोरोना वायरस। अच्छा, वंस द बॉडी इज परफोरेटेड एंड अनदर सब्सटेंस इज लिबरेटेड विच नोन एज GR इस जो ब्रेकिंग नेम, उसमें आगे टेक्निकल में मैं नहीं जाऊँगा। तो ये जो है दैट विल गो इनसाइड एंड देर इज़ एन अनदर प्रोटीन। अगर आपने कोरोना को बराबर देखा हो तो माफिया के एक और अंदर उसने अपने बॉडी गार्ड रखे हैं, जैसे प्रोटीन लेयर। तो ये जो है वो प्रोटीन लेयर को तोड़ेगा और सीधे फिर RNA के पास चला जाएगा। लेट मी टेल यू, RNA इज नॉट ए लिविंग थिंग, इट नीड्स अ पैरासाइट, इट नीड्स अ होस्ट। इससे पैरासाइट, वो होस्ट की जरूरत है। हमारे शरीर के अंदर दाखिल होने के बाद RNA गेट्स कन्वर्टेड इनटू DNA, ओनली देन इट्स ए लिविंग थिंग, टिल देन इट इज़ नॉट। तो ये जो अंदर गया GR सब्सटेंस दैट विल किल दी राइबोन्यूक्लिक एसिड चेन। मैंने आपको चेन भी बताई है, उसका संक्रमण भी बताया है, उसका फोटोग्राफ भी मैंने आपको दिखे हैं, उसके अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस भी मैंने आपको दिखाई है, और उसको कैसे चेंज करता है, मतलब COVID-C और COVID-A और COVID-L वगैरह मैंने आपको दिखाया है। ठीक, छोड़िए। तो वो अंदर तक जाएगा और RNA को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन होता ये है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फाइटिंग द RBC itself also gets destroyed। तो कोरोना मर गया, हमारे RBC भी मर गए, ठीक है। और बहुत सारा वहाँ देखो, दो आदमी के बीच लड़ाई होती है तो फिर क्या होता है ना, मिट्टी है, कीचड़ हैं, सब जमा होते हैं, सिक्रेशंस हैं, WBC के डेड बॉडीज़ हैं वहाँ, कोरोना के डेड बॉडीज़ हैं, तो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, ठीक है, वो ब्लॉक करेगा। पहले एक बात ये भी बता दूँ कि हमारा शरीर में ये जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भाग के वहाँ जाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसको पहले पता पड़ना पड़ेगा कि भाई दुश्मन कौन है। जैसे मैंने कहा, कुछ प्रोटीन हमारे खुद के हैं, जैसे खुद प्रोटीन पैनक्रियास में से हैं, इंसुलिन, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन है, उसको नहीं मारना है भाई, ये तो दोस्त है हमारा, तो उसको टैग करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो WBC में एक T सेल्स होते हैं, टैगिंग, वो टैग करके देंगे, हाँ भाई इसको मारो, इसको मत मारो। तो ये भी एक सेल है जो उसको टैग करेंगे, उसके ऊपर थप्पा मारेंगे, तो उसके ऊपर जाके ये हमारे साइटोटॉक्सिक सेल्स हमला करेंगे। और एक और सेल्स भी हैं, मैक्रोफेजेस। ये सब कूड़ा कचरा जो इकट्ठा हुआ, वो डेब्री को, वो कचरे को वहाँ से उठा के हटाने, जैसे हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं, वो उठाएंगे तब भी पैसेज क्लियर होगा, तब भी जाके हमारे वी कैन रिस्टोर टू द नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ये जो स्कैवेंजर सेल्स उसको बोलते हैं, मैक्रोफेजेस, वो अपना काम करते हैं। देखिए कितने बड़ा सिस्टम है। लेकिन यहाँ चूक कहाँ होती है, ये जो वायरस है इट्स एन अननोन वायरस एंड वी नो इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ये काम आप, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ये काम 2002 से शुरू हुआ, ऐसा सोचा गया। 2-3 बड़े बड़े नाम हैं, 2-3 से ज़्यादा नाम हैं कि भाई कैन वी कंस्ट्रक्ट अ लाइफ इन द लेबोरेटरी। वो सोचा कि हाँ हो सकता है, फिर सोचा कि ये वायरस में कर सकते हैं, फिर ऐसा कौन सा वायरस है जो इजीली हैंडल कर सकते हैं। द कंक्लूजन वाज ड्रोन फ्रॉम 2002 टू 2010। 2010 में ये कंक्लूजन हुआ कि हाँ ऐसा हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं। देन द एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड। देयर आर मेनी बिग नेम्स इनटू इट। एक हैं ब्रिस्टॉल के हैं, इंग्लैंड के डॉक्टर जूलियन स्मिथ है। वायरस के बहुत और बड़े नाम है, डॉक्टर सीलिंग जो आप जानते हैं जापान में थी, डॉक्टर लियोर्ड जो हांगकांग में बैठते हैं, बहुत सारे नाम है इसमें।
एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर इट वॉज अल्टीमेटली बोर्न इन लेबोरेटरी, प्रॉब्ली मोस्ट प्रॉब्ली हियर ऑनवर्ड्स इट्स ऑल स्पेकुलेशन। इट वॉज बोर्न इन अगस्त 2019, उसका स्वरूप समझा गया एंड इट वॉज डिक्लेयर समवेयर इन लेट नवंबर कि अगर ये वायरस लीक हो गया तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट समहाउ वी डिड गेट लिक्ड। was head of the डिपार्टमेंट जो वुहान में थे, he himself got sacked, he was dismissed from the office, जो चाइना में ये सब होता है सब, और देन ही प्रॉब्ली गॉट द वायरल इन्फेक्शन, खुद लगा और वो गुजर गए। ठीक, चलने दीजिए। मतलब ये लेबोरेटरी में बनाया गया वायरस है, तो हमारा शरीर इसको पहचानता नहीं है, तो बिकॉज वी डू नॉट नो, शरीर नहीं जानता है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स निकलना चाहिए एज अगेंस्ट एनी प्रोटीन वो नहीं निकला। तो बाय द टाइम हम रिस्पॉन्ड करने लगे, वायरस ने अपना पकड़ जमा लिया हमारे फेफड़े के ऊपर। एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपको वायरस लगता है तो इनिशियली, ये मैं बात करूंगा नेज़ल, ओरल और नेज़ल रूट की, मेनली नेज़ल रूट, तो नाक में ये 45 to 48 मिनट्स तक रहेगा। देन इट गोज़ डाउन टू योर थ्रोट, नेज़ोफेरिंक्स, वहाँ वो 48 आवर्स से 4 दिन तक रहेगा, एंड देन इट ट्रिकल्स डाउन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये 2 जगह में भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आगे उसको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक और रूट भी है सर, वो मैं आपको उजागर करना चाहता हूँ कि दुनिया में ये भी पता चला है कि 31% पेशेंट्स गेट इन्फेक्टेड थ्रू कंजंक्टिवा। इट इज़ नॉट द नेज़ल ओरल रूट, इट इज़ द रूट फ्रॉम द आई। जिन लोगों को आँख को ज़्यादा टच करने की आदत है, नाक और मुंह को टच करते हैं सिमिलर आँख को, इसीलिए आपको आँख को भी बचाना होगा, चश्मा पहनने होंगे ना, लाइक पहने के मास्क। हमारे आँख में कंजंक्टिवा में ACE2 रिसेप्टर्स हैं, और सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ से शुरू होती है। ACE2 रिसेप्टर्स हमारे पास आँख में हैं, पैनक्रियास में हैं, लंग्स में हैं, हार्ट में हैं और RBC में हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में। ठीक है साहब, और जहाँ भी ACE2 रिसेप्टर्स हैं वहाँ जाके कोरोना का जो कोरोनेशन है, इट फिट्स इनटू इट लाइक ए की इनटू अ लॉक। ये मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। एट वंस इट फिट्स इनटू द लॉक, इट ब्रेक्स द सेल और अंदर घुस जाएगा कोरोना। वो काम वो नहीं करेगा। दूसरा छोटा वाला बाजू में एक स्पाइक और है, पिंक कलर का ड्रॉ किया जाता है, दैट विल पेनिट्रेट द सेल एंड गेट इनसाइड इट एंड देन कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू अ DNA। जैसे हमारे शरीर में मैंने जो कहा कि वो परफोरिन जो है, इट्स सिमिलर, वो कोरोना को परफोरेट करेगा और वहाँ तक जाने में हमें सबसे वो साइटोकाइनिन की बात मैंने कहा, इम्यून रिस्पॉन्स की जब मैं बात आपको कर रहा था, मैंने कहा इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन का रिस्पॉन्स डिले हुआ तो ये वायरस अंदर आ गए और उसने पकड़ जमा लिए फेफड़े के ऊपर। बाद में हमारे शरीर को पता चला कि अरे ऐसा कुछ हो गया है, चाइनीज़ लोग घुस गए हैं, उसने हमारे कुछ चौकियों के कब्जा कर लिया है। देन देयर इज हाइटेंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द इम्यून सिस्टम विच वी कॉल साइटोकाइनिन स्टॉर्म। ये साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो है वो नुकसान ज़्यादा करता है। साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो होता है उसको रोकना पड़ता है। ये दैट इज़ द टाइम व्हेन स्टेरॉइड्स कम इन द पिक्चर, लाइक मिथाइलप्रेडनिसोलोन और डेक्सोना, वो हमारे शरीर, हमारी ज़िंदगी को भी बचाता है। और साइटोकाइनिन स्टॉर्म से क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज प्रेसिपिटेटेड। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन से सिक्रेशंस बहुत होते हैं। जैसे आपकी आंख में कोई कचरा गया, आपके मुंह में, गले में कुछ चीज़ गई तो आप खांसने लगते हैं, आंख में से आंसू निकलने लगते हैं। दैट इज़ द डिफेंस ऑफ द बॉडी, बहुत सिक्रेशंस निकलते हैं। उसी तरीके से इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो फेफड़े में जो नलियाँ हमारी हैं उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से सिक्रेशन हो जाएगा। तो ऑलरेडी वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है RBC WBC से और वायरस से, और कुछ सिक्रेशंस वहाँ जमा हुए हैं दोनों ओर से, और इसी में उसके ऊपर इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड जमा होता है। तो ये कूड़ा कचरा और गाढ़ा और बड़ा होता है एंड देन इट इनवाइट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब तक तो वो एटिपिकल वायरल निमोनिया था, अब उसमें बैक्टीरिया भी घुसा, तो आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। और एंटीबायोटिक के लिए मैं बता दूं कि पहले हम देते थे एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक का बहुत यूज़ हुआ, फिर WHO ने भी कहा और हमने भी कहा कि एंटीबायोटिक देने से इट स्टेरिलाइजेस द गट। हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे पास कुछ मदद करता पैरासाइट्स हैं, कुछ दुश्मन भी हैं लेकिन वो छुपे हुए हैं, कुछ अंदर बैठे हैं लेकिन नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं द हेल्पफुल बैक्टीरिया। और जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं, आप प्रीबायोटिक पोस्टबायोटिक की दवा भी साथ में डॉक्टर लोग उनको देते हैं, वो इसीलिए कि वो तो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो बच के निकले, नहीं तो एंटीबायोटिक उसको भी तोड़ देगा, मार देगा। अभी जो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उसको मार देंगे, तोड़ देंगे, तो द गट गेट्स स्टेरिलाइज्ड
एंड दैट इज़ नॉट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट। अगर गट स्टेरिलाइज हो गई तो जो कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ वायरसेस हैं, वो ग्रो होने लगेंगे, जैसे ई कोलाई, जैसे कुछ वायरस, जैसे इवन कोरोना, जैसे बहुत से वायरसेस हैं जो डॉर्मेंट हैं, वो फिर शरीर के अंदर से निकल के दे विल स्टार्ट कमिंग इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो वी डू नॉट वांट टू स्टेरिलाइज द गट। अगर वो स्टेरिलाइज हुआ है तो उसको हमें ठीक करना, उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ, अभी मैं रुक जाऊँगा। तो एंटीबायोटिक देने की नौबत भी आती है। ये दवाइयाँ जो हैं, जैसे वैसे मैंने आपको साइटोकाइनिन स्टॉर्म के लिए बात किया, उसके बारे में एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। साइटोकाइनिन स्टॉर्म से एक और एंजाइम रिलीज होता है हमारे शरीर में, और दैट प्रोड्यूसेस माइक्रोक्लॉट्स इन द ब्लड। अब ये माइक्रोक्लॉट्स बनते हैं, दैट्स अ वेरी गुड मीडिया फॉर द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। वो वैसे भी कोरोना वायरस क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है, और ये क्लॉट के आसपास माइक्रोक्लॉट किसके बनते हैं? इट्स मेनली ऑफ VLDL एंड LDL। इसीलिए आप जानते हैं कि कोरोना की ट्रीटमेंट में आईसीयू में जब पेशेंट होता है उसको स्टेटिन्स हम देते हैं। द रीज़न इज़ दिस, वो हमारी कोएगुलेटरी मैकेनिज्म को भी डिस्टर्ब करता है कोरोना वायरस, इसीलिए हमें उसमें एस्पिरिन भी देना पड़ता है इन द रिक्वायर्ड डोजेज, ताकि हमारा खून पतला रहे और क्लॉटिंग ना हो, और पेशेंट को हेपेरेनाइज भी करना पड़ता है आईसीयू में जब पेशेंट है। अभी हम इसकी बात करते हैं। साइटोकाइनिन स्टॉर्म से वो जो माइक्रोक्लॉट हो जाता है, उसकी दवा भी हमारे पास है। गाउट में एक दवा का इस्तेमाल होता है, कोलचिसिन। तो कोलचिसिन देने से ये माइक्रोक्लॉट नहीं बनेंगे। ये समय में एक और इशारा करना चाहता हूँ। देखिए, ये सब बातों का हमें पता नहीं था, अब 6 महीने में पता चल गया है। तो जो लोग बहुत जल्दी संक्रमित हुए, मतलब जिसको जनवरी में, जैसे वुहान में, अमेरिका में कहीं भी जनवरी में इन्फेक्शन लग गया, तो ये बातों का हमें पता नहीं था कि इतनी सारी बातें अंदर हो जाती है। तो इलाज उतने अच्छे और उतने गड़े नहीं बने, और द डेथ रेट वॉज वेरी हाई। अब हमें इन सब बातों का पता चला हुआ है, तो हम बहुत सारी बातों को अटेंड कर रहे हैं अभी 6 महीने के बाद। तो द डेथ रेट एंड द सिकनेस रेट एंड द स्टे इन द हॉस्पिटल एंड ICU इज़ कट डाउन, अभी वो कम हुआ है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगले 6 महीने में कुछ और बातें भी उजागर होगी, कुछ और बातों का हमें पता चलेगा, और हमारे काम में आएंगी ट्रीटमेंट में। तो अगर आप अभी नहीं, 6 महीने के बाद अगर आपको कोरोना होता है, तो हमारे पास और भी दवाइयाँ होगी जो आपको बचा लेगी, और आपको ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा। इट्स ए पॉजिटिव थॉट ओनली। ये ऐसे ही आशा की बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में मैंने कहा कि एंटीवायरल जो हैं वो, अब इम्यून की बात करते हैं। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी ये है कि हमारे शरीर में जो सैनिक हैं जो लड़ने के लिए जाते हैं, उसको पहले से पता चले कि कोई वायरस आया हुआ है और उसको लड़ें, लेकिन उसके लिए उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो जो वायरस है उसका एटेन्यूएटेड फॉर्म लगाना है, उसका एटेन्यूएट करना पड़ता है, फिर उसको शरीर में दाखिल करते हैं। जैसे कोई भी टीका देते हैं ना हम, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन है, जैसे बहुत सारे टीके हम देते हैं, ये इसका यही मैकेनिज़्म है। कुछ ऐसे भी हैं जिसका आज तक हमें ये इलाज नहीं मिला है, उसका आज तक हमने कोई टीका नहीं बना सके हैं, जैसे इबोला वायरस वगैरह, वो उसमें मैं पहले बोल चुका हूँ, नहीं जाऊँगा। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको ये वायरस से एक्सपोज किया जाता है, विच इज एटेन्यूएटेड, एंड द इम्यून सिस्टम डेवलप्स रेजिस्टेंस और फाइट अगेंस्ट देम, एंड देन इट इज़ एडिक्वेट इनफ कि जब आपको सही में कोई ऐसा वायरस लग जाए जो एटेन्यूएटेड नहीं, सही में कोरोना हो, और आपके ऊपर हमला कर दिया उसने, तो क्योंकि आपके पास इम्यूनिटी सिस्टम अभी है, वो उसको पहचान सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है और उससे लड़ सकती हैं, तो आपको बीमार नहीं होने देंगी। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है वैक्सीन बनाने की, वो बहुत जटिल हैं और बहुत लंबी है और एक्सपेंसिव भी हैं, जैसा मैंने आपको कहा। अब हम लास्टली हमारे मेन सब्जेक्ट पे आएंगे कि भाई ठीक है साहब, अब ये बताइए, दवाओं तो आपने बोल दिया, आईसीयू में क्या दवा देते हैं वगैरह मैंने बोल दिया, आईसीयू में क्यों दवा दे रहे हैं बोल दिया। आईसीयू में मैं ये भी कहूँगा इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि दिस पेशेंट्स हु आर कोरोना पेशेंट्स संक्रमित हुए हैं, उनको हमेशा हाइपरग्लाइसीमिया होता है, एंड इवन अदरवाइज ऑल्सो इंसुलिन इज़ ए वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, सो वो इन्फ्लेमेशन को दबाएगा। और इंसुलिन like heparin is titratedly given to the patient who are in ICU, apart from the other drugs जो मैंने पहले बोल दिया। इस एस्पिरिन भी देते हैं, स्टेटिन्स भी देते हैं, विटामिन सी भी देते हैं, वो विटामिन सी से हम हमारी ओर जाएंगे।
ये जो है, अब हम उसकी बात करेंगे कि भी बूस्टर सिस्टम में, जैसे मैंने कहा कि कोरोना को बूस्ट करना है इम्यून सिस्टम को, तो उसमें हम क्या क्या रेकमेंड करते हैं। सबसे पहले देखिए कि किसको देना किसको नहीं देना, वो हमने बोल दिया है। अब हम इम्यून को बूस्ट करने के लिए जिंक देते हैं, विटामिन D3 देते हैं, विटामिन B3 देते हैं, अ लॉट ऑफ प्रोटीन इज़ बीइंग गिवन एंड विटामिन C। लेकिन देर आर कंडीशंस, हर जगह पे कंडीशंस अप्लाई होती है। सुनिए, जैसे D3 की बात करता हूँ साहब। विटामिन D3 का डोज अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रहेगा। जैसे आप प्रोफाइलेक्टिक लेना चाहते हैं और प्रोफाइलेक्टिक में आप कौन से स्टेज पे हैं, एग्रेसिव की नॉन एग्रेसिव, वो हिसाब से विटामिन D3 इज़ गिवन इन 60,000 यूनिट्स डोज ट्वाइस इन अ वीक और वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ। उसका डोज वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्कमस्टांसेस, जो मैंने पहले आपको बोल दिया है। और अगर आप मतलब पेशेंट आईसीयू में है, मतलब मॉडरेट या मॉडरेट से सीवियर स्टेज में है, देन विटामिन D3 इज़ गिवन 60,000 यूनिट्स एवरी डे फॉर 3 days। तो ये जो है कि भी कितना देना कितना नहीं देना, वो बहुत सारी और बातों पे डिपेंड करता है। सेम थिंग जैसे जिंक हम देते हैं एक प्रोफाइलेक्टिक डोज में, नॉन एग्रेसिव में आप हैं तो देन यू शुड बी बिटवीन समथिंग लाइक 17 to 23 ग्राम। अगर आप वो कोरोना पॉजिटिव केस हैं और आप घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यू आर नॉट हॉस्पिटलाइज, देन द डोज इज 37 to 50, 37 से ऊपर। अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर हैं, तो आपको जिंक का डोज हो जाएगा क्लोज टू 50। रिमेंबर, जिंक कैनॉट बी गिवन फॉर मोर देन 100, 100 से ज़्यादा। इसका भी टॉक्सिसिटी, जैसा मैंने वो हल्दी के लिए कहा था, इसकी टॉक्सिक, इफ़ यू गिव मोर ऑफ जिंक इट इज़ टॉक्सिक टू द ब्रेन एंड इट इज़ टॉक्सिक टू द किडनी एंड लीवर। तो इसका भी एक सीमा रेखा है जिंक की। बात वो नहीं, वो तो डॉक्टर साहब लोग समझते हैं कि कितना देना कितना नहीं देना, कौन से स्टेज में पेशेंट है और कितना वो टॉलरेट कर पाएगा, कितनी टॉक्सिसिटी होगी, ओके। लेकिन जैसे विटामिन D3 है, तो विटामिन D3 अकेला काम नहीं करेगा। वो कहेगा मैं जाऊंगा साहब, लेकिन मुझे मेरे साथ कैल्शियम चाहिए। तो वो भी कौन सा कैल्शियम, 1000 प्रकार के कैल्शियम है, कैल्शियम गैलेक्टोग्लूकोनेट है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम साइट्रेट है। तो वो बोलेगा नहीं, मुझे कैल्शियम साइट्रेट चाहिए। तो विटामिन D के साथ वी नीड टू गिव कैल्शियम साइट्रेट 500 मिलीग्राम इन द मेंटेनेंस डोज इनिशियली, जो एग्रेसिव में नहीं है, एंड देन द डोज विल इंक्रीज एज पर द स्टेटस। अच्छा, कैल्शियम साइट्रेट आप देंगे तो वो बोलेगा मैं भी सर अकेला नहीं जाऊंगा लड़ने के लिए, साथ दूंगा D3 का, लेकिन मुझे कैल्सिट्रॉल चाहिए 0.25। तो आपको कैल्सिट्रॉल एवरी डे 0.25 के डोज में देना है। आपको हर रोज़ कैल्शियम साइट्रेट के फॉर्म में 500 मिलीग्राम देना है, और विटामिन D3, और ये सब इट विल वेरी एज पर द गिवन सर्कमस्टांसिस ऑफ द पेशेंट। जिंक का बेस है, जैसे मैंने कहा, इसमें से किसी एक को मैं चूज़ करके आपके पास ले आऊँगा। एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ACE2 रिसेप्टर है ना, वहीं पे कोरोना हमला करता है, बाकी वो हमला नहीं करता क्योंकि उसके पास उसकी चाबी नहीं है। तो ये ACE2 रिसेप्टर है क्या, भगवान ने ऐसा क्यों रखा भाई? क्यों साहब आपने हमारी मेथी मार दी? भगवान को बोलते हैं कि भाई ये रखा क्यों साहब? अगर आपने ये नहीं रखा होता आज ये समस्याएं पैदा नहीं होती। तो भगवान बोलते हैं बच्चा, तुमसे बड़ा डॉक्टर मैं हूँ, द बिगेस्ट वैद्य, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा वायरोलॉजिस्ट वो भगवान खुद है। तो उसने ACE2 रिसेप्टर्स क्यों डाले हैं? ACE2 रिसेप्टर्स दे कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक मैकेनिज्म होता है। एंजियोटेंसिनोजन इट रिरूट्स इटसेल्फ थ्रू किडनी, और एंजियोटेंसिनोजन के रिसेप्टर्स ACE2 में हैं, और उसको सप्रेस करने के लिए हम देते हैं ना ARBs जैसे, वैसे ACE2 रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स देते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ ब्लड वेसल्स हैं उसमें इलास्टिसिटी भी हैं, उसमें मसल्स भी हैं। मसल्स पे ये नहीं काम करेगा, हमारी इलास्टिसिटी पे ऊपर काम करता है। ब्लड वेसल को अगर आप ठीक से देखें वो 3 लेयर में है, इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना। उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा कम हो जाती है तब जाके ब्लड प्रेशर होता है। ये इलास्टिसिटी को ठीक करेगा और ACE2 रिसेप्टर से काम करेगा। इसलिए भगवान ने ये रिसेप्टर हमारे कोश में रखे हैं, और वो कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया, वहाँ जाके ये कोरोना हमारे पर आक्रमण करता है। तो जैसे विटामिन D3 मैंने कहा, विटामिन D3 शरीर में जाके अंदर जाके इम्यून सिस्टम के ज़रिए कुछ ऐसा काम करता है कि इट रिड्यूसेस द एक्सप्रेशन ऑफ ACE2 रिसेप्टर्स ऑन द सेल।
ये इतना काफ़ी है आपके लिए, इससे आगे बहुत वैसे हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? हमारे पास जो ACE2 रिसेप्टर हैं जिसके ऊपर आके कोरोना बैठ जाता है और घुस जाता है। समझो आपके घर में कुछ फंक्शन है, आपने 100 कुर्सियाँ रखी हैं, तो 100 लोग आके बैठ जाएंगे उसके अंदर। अगर आपने कुर्सी निकाल दिया, समझो आपने 5-10 कुर्सियाँ भी रखी, तो कितने भी लोग आएंगे? बैठे कितने? सिर्फ 5 या 10। सो द एक्सप्रेशन को कम किया जाता है बाय विटामिन D3, तो कोरोना को आक्रमण करने का मौका कम मिलता है। ओके, नंबर 2, उसका जो आक्रमिक स्वरूप है कोरोना का, जो वो कोरोनेशन है, उसको वो डिस्करेज करता है विटामिन D3। तो दोनों ओर से कुर्सियाँ भी कम कर लीं और जो आने वाले हैं उसको भी डिस्करेज किया। दिस इज़ द रोल ऑफ विटामिन D3 व्हेन वी गिव इट एज ए प्रोफाइलैक्सिस और एज ए ट्रीटमेंट। ऐसा सब के लिए है, जैसे जिंक के लिए मैंने कहा, B3 के लिए मैंने कहा वगैरह। इसे इतना लंबा मैं आपको नहीं ले जा सकता, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, बट ईच मोलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड दैट हाउ डज इट फाइट अगेंस्ट कोरोना, कैसे, और कोरोना के कौन से हथियार के सामने वो अपना कौन से हथियार निकालेगा और लड़ाई करेगा। कंडीशन ये है कि ये लोग अकेले नहीं काम करते। जैसे स्ट्रेस एलिमेंट है अपना जिंक, तो उसको साथ उसको मैंगनीज चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कॉपर चाहिए, सेलेनियम चाहिए, जिंक चाहिए, बायोटीन चाहिए, उसकी टीम है। जैसे मैंने पहले कहा था कि इट्स ए टीम वर्क। एक अच्छा सा खिलाड़ी हो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, अच्छे क्रिकेटर, अच्छे कैप्टन थे, विराट कोहली, राकेश शर्मा, कोई भी है, रोहित शर्मा, कोई भी है, वो अकेला जाके थोड़ा क्रिकेट खेलेगा, उसके साथ 11 लोग को आपको भेजना पड़ेगा, तब जाके क्रिकेट की मैच होगी साहब। तो इन लोगों को अपने साथ ये सब चीज़ें चाहिए, वो भी इन ए वेरी गिवन परसेंटेज, ऐसे वैसे नहीं। कभी कभी मैं देखता हूँ कि जिंक लिखा है, लेकिन लिखा है 5 मिलीग्राम, 10 माइक्रोग्राम, वो तो सब माल बेचने की जिम्मे के, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उसका जो ग्रुप है उसको भी साथ में देना पड़ता है। इस सादी भाषा में उसको हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। हमको हीमोबायोटिक फैक्टर भी चाहिए, B12, और हमको आयरन भी देना है पेशेंट को। क्यों? बताता हूँ। मैंने कहा हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, एवरी सेल हैज़ ए न्यूक्लियस एक्सेप्ट RBC। RBC इससे न्यूक्लियस विदाउट सेल है, ठीक है। RBC के ऊपर भी ACE रिसेप्टर्स हैं, ओके, ठीक है। कोरोना उसके ऊपर हमला करता है, RBC को तोड़ देता है। RBC को तोड़ने के बाद उसमें से लिबरेट होता है हीम, जिसको RBC का मेन कार्य क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग एंड ब्रिंग इट बैक, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, और कैरिंग द ग्लूकोज, मतलब खुराक और ऑक्सीजन दोनों। ओके, जब ये तोड़ दिया जाता है तो दी हीमोग्लोबिन गेट्स लिबरेटेड, उसमें आयरन है। तो ये जो आयरन है जो लिबरेट किया गया RBC से, इट्स वेरी गुड फूड एंड इट्स वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर दी कोरोना वायरस दैट इज़ COVID-19। तो उसको आगे ग्रो होने का और डबलिंग करने का ज़्यादा अच्छा वातावरण मिल जाता है। तो आयरन हेल्प्स द कोरोना वायरस, एंड द फ्री आयरन इन अवर ब्लड इज़ टॉक्सिक टू द ब्रेन एंड इट इज़ टॉक्सिक टू द किडनी। तो एक तरीके से वो हमारे यहाँ ख़राब करता है, दूसरे तरीके से वो कोरोना को मदद करता है, और तीसरे तरीके से क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसीलिए भी हमें ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, टेकिपनिया हो जाता है। एक और शब्द है हाइपोक्सिया, मतलब अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे गया, देन द बॉडी स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और एसिडोसिस हो रहा है, तो वी स्टार्ट टेकिंग मोर ब्रीथ। आप 1 मिनट में 10 बार सांस लेते हैं तो आप वो 20 बार लेने लगेंगे वगैरह करके टू कंपनसेट, ठीक है। दैट इज़ हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स। लेकिन कोरोना एक और काम करता है, वो करता है हैप्पी हाइपोक्सिया की एक प्रोसेस है। हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब इवन इफ योर ऑक्सीजन लेवल इज़ 80, मतलब लेस देन 93, यू डू नॉट ब्रीथ मोर। जो आप नॉर्मली करते हैं वो कोरोना आपको करने नहीं देगा, एंड देन यू गो इनटू अ वेरी सीवियर हाइपोक्सिया एंड देन आइदर यू गो इनटू कोमा और डाई। तो इसको आइडेंटिफाई करके कोरोना ये जो करता है ना, हैप्पी हाइपोक्सिया का मैकेनिज़्म, उसको रोकना है। उसके भी बातें मैं इसमें आगे नहीं जा सकता, टाइम नहीं उतना हमारे पास। एक बात और है, मैंने आपको ये भी कहा था कि कोरोना कैन अटैक यू थ्रू योर आइज़ एंड गो टू इन द कंजंक्टिवा। अब ये बात इतनी तगड़ी बनी, इतनी तगड़ी निकली कि जो देश सबसे पहले इसमें संक्रमित हो गए थे, जैसे स्कैंडिनेविया, जैसे यूरोप के देश, मेनली इटली,
तो इटली में ये है कि कोरोना का पेशेंट अगर कोरोना से मरता है देन ऑटोप्सी इज़ नॉट कंडक्टेड, उसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, वो गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट इटली में भी बहुत हैं और दुनिया के हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, हमें ये तय करना है कि वेदर इट कैन गो in our body through conjunctival receptors and attack us, bypassing the whole respiratory tract system. So with the permission of the government and with the consent of the relatives of the patient, जो लोग मर गए थे, जिसको दफनाया गया था, उसको वापस एक्सह्यूम किया गया परमिशन से, रिलेटिव्स की भी और सरकार की, और उसका पोस्टमार्टम एक बार और किया गया। ये इटली में है। और मतलब स्कल को तोड़ के, खोपड़ी को तोड़ के ये देखा गया कि ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व, ये दो जो हैं आँख की और नाक की, जिससे हम सांस लेते हैं और जिससे हम ये स्मेल परसीव करते हैं, दे डायरेक्टली गो इनटू द ब्रेन। उसका पाथवे को ट्रेस किया गया। दे एंड अप इन एन एरिया इन द ब्रेन विच इज़ नोन एज सीटीजेड कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। और वहाँ बहुत सारे केंद्र होते हैं, सेंटर्स होते हैं, उसमें जैसे वॉमिटिंग सेंटर है, एपेटाइट सेंटर है वगैरह। उसमें एक सांस लेने का भी सेंटर है। आई एम पुटिंग इट वेरी ग्रॉसली, हाँ सर। और सांस लेने का जो सेंटर है उस तक उसका पाथवे ट्रेस किया गया सेकेंड ऑटोप्सी आफ्टर एक्सुमेशन, एंड ये तय किया गया कि कोरोना कैन अटैक योर ब्रेन थ्रू योर आइज, मतलब ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी नर्व, मेनली ऑल्फैक्टरी नर्व, एंड इट कैन रीच योर रेस्पिरेटरी सेंटर एंड डिप्रेस इट डायरेक्टली, प्रोड्यूसिंग हाइपोक्सिया एंड देन ICU and then ventilation and then coma. This is all bypassing the whole thing, that is mainly the respiratory tract. तो हमने ये सब बातें थोड़ी टेक्निकल भी मैंने आपको बताई, दवा का नाम भी मैंने बताया। एक नाम और है जो मैं आज खास आपको बताना चाहता हूँ इन डिटेल। मैं बताऊँ सर, देखिए, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा माँ से अलग हो जाता है, प्लेसेंटा निकल गया, तो दिस इज सेपरेट एंटिटी इन द वर्ल्ड। बच्चा अब एक अलग शख्स है, जैसे माँ है। तो ये 1 दिन का बच्चा हो, 2 दिन का बच्चा हो, 3 दिन का बच्चा हो, उसकी इम्यून सिस्टम तो अभी बनी ही नहीं है, इट्स ब्लैंक पेपर, उसमें अभी सब लिखना खींचना बाकी है साहब। तो उसको दिशा और दशा देना है, तो वो काम कौन करेगा? हमारी माँ जो है, जो हमें जन्म देती है और हमें ब्रेस्ट फीड कराती है, खाना पीना तो देना पड़ेगा ना। बच्चा अब सेपरेट हो गया, प्लेसेंटा तो है नहीं तो उसके ज़रिए उसको मिल जाता था। अब वो सेपरेट एंटिटी है, उसको दाल भात सब्जी रोटी खिलाना पड़ेगा जैसे हम लोग खाते हैं, मतलब नरिशमेंट देना पड़ेगा। वो हमारी माँ हमें देती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग से देती हैं। एंड इन द इनिशियल फेज फॉर 48 आवर्स टू 5 days, समटाइम्स इवन इफ इट इज 7 days, जो ब्रेस्ट मिल्क जो है निपल से जो है वो मिल्क नहीं होता, सिक्रेशन बाहर निकलता है विच इज़ नॉट मिल्क। मिल्क बाद में आता है, समटाइम्स 48 आवर्स के बाद, समटाइम्स 5 दिन, समटाइम्स 7 दिन भी लग जाते हैं। देन इट गेट्स मिक्सड अप विद द ब्रेस्ट मिल्क एंड गोज टू द चाइल्ड। तो ये जो सिक्रेशन है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये जो कोलोस्ट्रम है, जो निपल डिस्चार्ज है फ्रॉम द मदर, वो फीड्स द चाइल्ड। उसके 2 काम हैं। एक तो बच्चे की इम्यून सिस्टम को दशा और दिशा देना, सो इट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम टू ग्रो, जिसकी हमें इस वक्त ज़रूरत है। वी वांट टू बूस्ट अप आवर इम्यून सिस्टम, है ना साहब? बात वहाँ आ गई। दूसरी बात, बच्चा अभी 1 दिन या 2 दिन का है तो इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट करने में तो साहब समय लगेगा ना। ये कि 2 घंटे की बात तो है नहीं, अभी 2, 4, 5 साल होगा। हाँ, उसको दशा और दिशा माँ का मिल्क दे रहा है, उसमें ऐसे पदार्थ भी हैं, बहुत सी बात उस नहीं जाऊँगा। तो इम्यून सिस्टम में माँ के मिल्क में जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है उसको टोटली बाद में बताऊँगा मैं। तो एक और चीज़ है जो मदर्स मिल्क में कोलेस्ट्रॉल से बच्चे को मिलती है, और वो है डायरेक्टली फाइटिंग द इन्फेक्शन। अगर 1 दिन या 2 दिन का बच्चा है और उसको कोरोना ने अपनी झपट में ले लिया और उसके पर आ गया कोरोना, तो वो बेचारा बच्चा 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, उससे कैसे लड़ सकेगा? जी, लड़ सकेगा। माँ का जो मिल्क है जिसमें कोलेस्ट्रॉल आते हैं, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ है जैसे IgG, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। उसमें आपको आश्चर्य होगा, IG ग्रोथ फैक्टर है, IGF-1, IGF-2, और IGF-1 का मेंबर इंसुलिन भी है साहब, और उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेचर में होता है। इट्स नॉट जस्ट दैट वी यूज इन ऑपरेशन थिएटर व्हेन ड्रेसिंग द वुंड। इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक एंड द मदर डिलीवर्स इट टू द चाइल्ड। ये सब जो हैं, इसमें से जैसे मैंने कहा कुछ बातें हैं जो सीधे अगर आक्रमण हो गया बच्चे के ऊपर तो उसको साथ लड़ाई करने में काम आएगी, और कुछ बातें हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देगी और इम्यून सिस्टम को मैच्योर करेगी।
दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर टुडे। हमारे लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो अभी ताबड़तोड़ हमें फाइट करने में मदद करे और हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, जो हमारी माँ हमें देती थी जब हम पैदा हुए थे साहब। तो ये दोनों चीज़ हमें मदर मिल्क से मिलती है। और ये कोई एक्सपेरिमेंट पे नहीं है कि चलो मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर में आपको दूंगा, नहीं साहब। ये वीडियो देखने के बाद आप फ़ौरन चले जाइए दुकान पे। मैं ये सब बातों को उजागर कर रहा हूँ। ये जो सब बातें मैंने बताई आज तक, ये मेरी जेब से नहीं निकाली, मैंने कोई चीज़ खोजी नहीं है। इट्स ऑलरेडी देयर, उसको मैंने उजागर करके आपके सामने रखा है। ये जो हैं कोलेस्ट्रीन करके उसकी दवा आती है, वो मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग क्या करते हैं, इधर 3-4 कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं। उसमें कोई लोग जैसे सिलिमरीन ऐड करते हैं वो लीवर प्रोटेक्शन के लिए, कोई लोग GLA ऐड करते हैं उसके लिए, दैट इज़ फॉर न्यूरोपैथी। ये हमें नहीं चाहिए। ऐड करने से एक तो क्या होता है, इट बिकम्स वो जटिल प्रोसेस हो जाती है और चीज़ महंगी हो जाती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें को लीवर को कुछ स्टिमुलेट करना बचाना है, ना हमें न्यूरोपैथी की बात करनी है। हमें सीधा सादा एक कोलेस्ट्रॉम चाहिए जिसमें ये सब बातें हमें मिल जावें। इट्स अवेलेबल, ये फॉर्म में भी अवेलेबल है कोलेस्ट्रीन करके, और ये कैप्सूल के हिसाब से अवेलेबल हैं। दैट यू टू टेक 500 मिलीग्राम 1 कैप्सूल इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। आपको ये भी बता दूं कि मैंने वो गट स्टरलाइजेशन की बात की थी। एंटीबायोटिक लेने से गट स्टरलाइज हो जाते हैं। हमारे गट से हमें बहुत से हार्मोन मिलते हैं। वो हार्मोन हमारी प्रतिकार शक्ति के अलावा हमारा मूड, हमारी बहुत सी बातों को कंट्रोल करता है, जैसे वासोप्रेसिन है, जैसे 5-ऑक्सीट्रिप्टामिन है, जैसे डोपामिन है। ये सब जो हैं वो GI ट्रैक से सिंथेटिक होकर हमें मिलते हैं। इसमें वो डिस्टर्ब करता है बिकॉज द गट इज स्टेरिलाइज्ड, तो इम्यून सिस्टम भी इसमें कमज़ोर हो जाती है। तो उसमें हम प्रीबायोटिक पोस्टबायोटिक देते हैं। ये जो हमारा है कोलेस्ट्रॉल, वो गट को रिस्टोर करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ समटाइम्स यूज एज ए ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो, एंड इट प्रोटेक्ट्स द गुड बैक्टीरिया विच कैन ग्रो एंड हेल्प अस, एंड इट विल फाइट अगेंस्ट बैड बैक्टीरिया। उसकी भी एक मैकेनिज्म है, अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। टू फाइट बैक्टीरिया, टू डिस्ट्रॉय दैम, ये अवेलेबल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ अकेली कैप्सूल से नहीं चलेगा सर। अब हम 2-3 दिन के बच्चे नहीं रहे। जब माँ हमको दूध पिलाती थी वो हम 2-3-5 दिन के बच्चे थे, अब तो हम बड़े हो गए, आई एम 75। तो इसके साथ साथ मदर्स मिल्क के साथ साथ हमें वो जिंक है, विटामिन D3 है, विटामिन B3 है, वो सब मैंने कहा आयरन वगैरह है, B12, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और वो सही मात्रा में। तब जाकर ये पूरा एक टीम बनता है। इट इज़ लेड बाय मदर्स मिल्क, और उसकी सही मात्रा में, सही समय पे, सही डोज पे अगर मरीज़ को दिया गया। और हमने मतलब 2-3 महीने से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ऐसे नाम भी खोज निकाले हैं। बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एक्सपेंसिव जी नहीं। आपको सिर्फ 2 कैप्सूल 1 गोली दिन में लेना है दूध के साथ, जस्ट 2 कैप्सूल्स एंड 1 टैबलेट विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क। कभी भी भूखे पेट लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए, सुबह में लीजिए, शाम को लीजिए, कभी भी। ओके सर। और दिन में एक बार कभी भी जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो विटामिन C की गोली मुंह में छोड़ दीजिए, 500 मिलीग्राम की, वो अंदर चली जाएगी। बस इतना आपने किया, इंक्लूडिंग ऑल जो मैंने कहा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 97% कोरोना आपके नज़दीक नहीं भटकेगा। और वैसे भी साहब हमारे पास कोई सीधी दवा तो है नहीं, और वैसे भी हमने ये भी कहा कि भाई इसके साथ हमें ज़िंदा रहना है। तो दिस इज़ प्लान B और प्लान C, आप जो भी नाम कहें, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं फूड के बारे में बताऊंगा, जंक फूड वगैरह आप नहीं खाएंगे वगैरह। कोरोना के लिए, आई एम सॉरी, इम्यूनिटी के लिए आपको कौन सा फूड अच्छा है? नॉन वेज से दूर रहिए, लेकिन इफ़ यू आर ईटिंग सी फूड दैट्स गुड फॉर इम्यून सिस्टम, जैसे विटामिन E है। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन है देन सीवीड्स, कुछ सीवीड्स आते हैं, भाजी आती हैं, वो भाजी को आप पका के खा सकते हैं, उसके थेपले बना सकते हैं, उसको भाजी के साथ पोटैटो मिला के सब्जी बना सकते हैं। सीवीड इज़ वेरी गुड फॉर इम्यून सिस्टम्स बूस्टर। ये खाने की बात मैंने किया। ये सब बातों के साथ मैंने ये भी बताया कि वो कायदे सब कानून लागू होते हैं, डिस्टेंसिंग से लेके मास्क पहनने तक, एक्सरसाइज से लेके 7 घंटा सोने तक। अगर आप इतना कर लेते हैं, और साहब इतना तो करना पड़ेगा ना, कोरोना के लिए लड़ना है हमको, और हमारे पास कोई कारगर अभी दवा है नहीं जब तक हमें वैक्सीन ना मिल जाए। तो अगर इतना करेंगे, बिना ज़रूरत के बाहर नहीं निकलेंगे, डिस्टेंसिंग रखेंगे वगैरह, बेचारे हमारे सरकार के लोग, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ के हमें कह रहे हैं, वो सब कायदे का पालन करेंगे हम, कानून का। तो आई एम वेरी श्योर कि 97%
कोरोना का संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सी बातों को छोड़ दिया है क्योंकि अभी इतना समय है नहीं, 1 घंटा के अंदर में ख़त्म करना होता है, विच इज़ टू बी टेलीकास्टेड एंड एडिटेड। तो आपको कुछ और बात पूछनी हो तो आप मुझे ज़रूर कभी भी पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, लास्ट में, आखिर में, देखिए ये सब काम मैं जो कर रहा हूँ, जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिखे हैं, जो इंडिया में भी नहीं बाहर भी ये प्रचलित हुए हैं, 6 देशों में, यूके में है, यूएसए में है, कनाडा में है, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, मॉरिशस में है और सिंगापुर में है। ये जगह, ये दिस थिंग्स मैं कह रहा हूँ, मेडिसिन की बातें वो गई हुई हैं। और इंडिया में खास करके कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, अहमदाबाद, ये वहाँ तक गए हुए हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं इसका कुछ पैसा भी लेता नहीं हूँ। लेकिन आज मैं आपसे फ़ी लेने की कोशिश करूँगा, मुफ्त में नहीं दूंगा साहब। इतना बड़ा मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, फिर उसका नोट्स बनाते हैं, फिर उसको कंप्लाई करके आपके सामने रखते हैं, तो इस मुफ्त में तो नहीं मिलेगा, आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो मेरी फ़ीस क्या है? पेटीएम पे आप देंगे या बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे? जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे आज, अगर आपको ये लगा कि मेरी ये सब बातें हैं, ये 4th सेगमेंट है, अभी ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 4 ऐसे सेगमेंट्स हमने दिए हैं, 2 टेलीकास्ट हो चुके हैं, तीसरा ये होएगा। आपको ये लगे कि आपको ये रियल में, सही में हेल्पफुल रहा, इसमें से आपको कुछ काम की बातें मिली, कारगर बातें मिली और यू अप्रिशिएट, आपको ये अच्छा लगा, तो कृपा करके आज आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप चाइना की कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने भी कहा, दवाइयाँ आप घर में रखना चालू करिए। जैसे आपके घर में चोर आने वाले हैं तो आप हॉकी स्टिक आपके पास रखते हैं, अगर एक लाइट की टॉर्च साथ में रखते हैं कि भाई रात को चोर आ गया तो उस वक्त लाइट कहाँ ढूंढने जाएंगे। उसी तरीके से आपके घर में कुछ चीज़ अभी खरीद करके रखिए, जैसे ग्लूकोज का मीटर हो जिसको डायबिटीज़ है, इवन अदरवाइज एक ब्लड प्रेशर मापने का मशीन हो, एक ऑक्सीजन मापने का पल्स ऑक्सीमीटर आता है, वो थर्मोमीटर टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, वो ये सब आप खरीद करके रखिए। और अगर हो सके तो एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर भी आता है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वो छोटा सा रेड कलर का आता है, उसमें उसका अटैचमेंट वगैरह भी होते हैं। अगर किसी को ये हो गया कि हाइपोक्सिया है तो आप उसी वक्त उसको ऑक्सीजन देंगे तो उसको आगे ज़्यादा सीरियस होने की या आईसीयू में जाने की नौबत नहीं आएगी वगैरह। ये सब चीज़ें हैं, वो यू कैन बाय इट एंड कीप इट इन द हाउस, एंड आई थिंक यू शुड बाय एंड कीप इट इन द हाउस। कभी भी नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, अभी हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है साहब, स्वनिर्भर, हमको लोकल बनना है, हमको वोकल बनना है। वो बेचारे दिन रात हमको कहते हैं, लेकिन मुझको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि आप चाइनीज़ चीज़ मत खरीदिए, वो ये इशारा कर रहे हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाइए। ये जो चीज़ें हैं, जैसे थर्मामीटर आता है, ये जो हम गन का थर्मामीटर आपने एयरपोर्ट में या कभी देखा होगा स्कैनिंग में, मैंने भी ख़रीद किया है। ये थर्मामीटर चाइनीज़ का मॉडल है, वो उसकी कीमत है करीब 2100, 2200, 2000 या 2200, लेकिन इंडिया में बनते नहीं है। हम जो और बेचते हैं दैट इज़ मेड इन यूएसए, और इसकी कीमत है 7500। मैंने जब ख़रीदा तो मैंने 7500 का ख़रीदा, मैंने चाइनीज़ आइटम नहीं खरीदी साहब। आज आप कृपा करके, मेहरबानी करके, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके प्रॉमिस करिए कि आप एक भी चाइनीज़ चीज़ नहीं खरीदेंगे। जो खरीद के रखी है उसकी बात मैं नहीं करूँगा, मैंने तो उसका कुछ और इलाज कर दिया है, तोड़ फोड़ के फेंक दिया है, जो नुकसान होए मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। लेकिन आज के बाद आप एक भी चाइनीज़ चीज़ नहीं खरीदेंगे, प्लीज़ प्रॉमिस करिए। आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रॉमिस किया है, आप मुझे भी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन प्रॉमिस करिए, अपने आप को प्रॉमिस करिए कि आप एक भी चाइनीज़ चीज़ नहीं खरीदेंगे। देखिए साहब, ये बात बहुत छोटी है, लेकिन ये आग हमारे दिल में जल रही है। अगर आप मुझे समझ दें तो मैं एक कुछ और बात बताऊं। मेरे पास मोबाइल था, वो शायद मेड इन चाइना था, मेरे बेटे ने मुझे वो गिफ्ट किया हुआ था। मैं जहाँ हूँ वहाँ एक बड़ी सी मोबाइल की दुकान है, फिर वहाँ मैं गया। आफ्टर ये चाइनीज़ एग्रेशन जो हमारे बॉर्डर पे हुआ, मैंने उनको दिखाया कि भी ये मोबाइल है, ये चाइना का है। बोले कि हाँ साहब। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, तो इंडियन मेड का मुझे मोबाइल दे दो। तो वो सेठ जो थे हमारे दोस्त जैसे थे, हमारे पड़ोसी हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया का है, लेकिन ये आपने कहाँ से ख़रीदा? मैंने कहा इंटरनेट से। तो बोले साहब यही प्रॉब्लम है, आप नेट से ख़रीदते हैं तो हमारे जैसे कि दुकान दाल रोटी कैसे चलेगी? मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे गिफ्ट किया गया है वगैरह।
फिर मैंने कहा कि मुझे दूसरा मोबाइल दीजिए जो प्योरली मेड इन इंडिया हो। उसके साथ एक लड़का था जो उसका हेल्पर था, टेक्निकल आदमी कुछ था। उसने हंस के ऐसा मुझे बोला कि साहब आप इसका क्या करेंगे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव मोबाइल, 45,000 48,000 का है। अभी आप बेचने को जाएंगे तो उसको आपको 30,000 भी नहीं मिलेंगे। मैंने कहा मुझे बेचना नहीं है, लेकिन मुझे दूसरा मोबाइल दे दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो वो लड़के ने पूछा कि इस मोबाइल का आप साहब क्या करेंगे, अब दमन गंगा नदी में फेंक देंगे क्या? दमन गंगा रिवर हमारे वापी में है, 2 किलोमीटर दूर हैं। मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा इसका मैं क्या करूंगा। वो ही वॉज इंटरेस्टेड कि मैं इसका क्या करने वाला हूँ। तो दूसरा मोबाइल ख़रीदा। मैंने कहा मैं आप शाम को आता हूँ, आपको पैसे लेके आता हूँ, पेमेंट कर दूंगा, आप ये डेटा इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, मुझे इसका सिम कार्ड इसमें डाल दीजिए और इसके चालू कर दीजिए। दुकान वाले हमारे दोस्त बोले कि साहब इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, और पैसा तो आप कभी भी दीजिए, आज दीजिए, शाम को दीजिए, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद दीजिए, नहीं दीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा आप तो जानते हैं कि डॉक्टर जोशी आपके पैसे कभी खा नहीं जाएगा। बोले आप बैठिए, आधा घंटा में आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने एक अच्छा सा, किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ सब, उसने एक अच्छा सा इंडियन मेड मोबाइल मुझे दिया। ये कहा कि ये बेचना हो तो ये 30,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, उसकी ओरिजिनल कीमत 45,000 या 48,000 तक की है, मैं जानता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने सिम कार्ड बदल दिया, पूरा डेटा ट्रांसफ़र करके दिया, इट टुक लेस देन हाफ एन आवर, और मुझे दे दिया कि हाँ साहब लीजिए, नया मोबाइल आपको हम दे रहे हैं। तो बोले ये पुराना मोबाइल का क्या करना है? मैंने कहा उसका कवर निकाल दीजिए, वो कहीं यूज़ करूँगा। तो पुराना मोबाइल जो चाइनीज़ था मेरे हाथ में दिया। बड़ी सी दुकान है उनकी। मैंने कहा थोड़ी कुर्सी इधर उधर कर दीजिए, मुझे जगह चाहिए। बोले डॉक्टर साहब बोले मैं क्या करना चाह रहे हैं? मैंने कहा ठीक है। मैंने वो ज़मीन पर रखा मोबाइल और अपने पैरों से उसको कुचल दिया। आई क्रश्ड इट। मुझे ये चाइनी की चीज़ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर में टीवी हो या मोबाइल हो उसको कुचल डालिए, ये मैं नहीं कहना चाहता, ठीक है साहब। ये तो मेरे दिल में आग जल रही है और मैं चाहता हूँ ये आग पूरे देश में फैले, पूरे हिंदुस्तान में फैले, सब लोगों तक ये बात जाए। और अगर ये आग इतनी फैली ना साहब, तो याद रखिए चाइना की तो, सॉरी मैं कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ये तय है अभी 30, 40, 45,000 का मोबाइल जो मैंने अपने पैरों से खुचल के तोड़ दिया, उसका किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी इंडियन इकोनॉमी, इतनी बड़ी चाइनीज़ इकोनॉमी है, उसको 30, 40, 45,000 से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई किसी को, दुकान वाले को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा साहब। वो तो ये कह रहा था साहब इतने सारे चाइनीज़ मोबाइल मेरे पास है कि मैं सोचता हूँ क्या करूँ, अभी बिकते भी नहीं है वो। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ये जो हमारे दिल में आग जल रही है उसको फैलाएं। अगर ये आग पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में फैल गई साहब, तो चाइना का तो हम कबाड़ा कर देंगे। अगर आप मेरे से प्रॉमिस करने के बाद भी चाइनीज़ चीज़ खरीदेंगे, दिवाली आएगी, अभी नवरात्रि आएंगे, और आपने चाइनीज़ चीज़, क्योंकि वो सस्ती वाली है, हमारा जो कल्चर है ना, फुटपाथ से खरीद करके सस्ती चीज़ लिया, चाइना उसको ही एनकैश कर रहा है। सस्ती है चीज़, लेकिन टिकेगी नहीं टिकेगी वो बात अलग है साहब। चाइनीज़ चीज़ अगर आप खरीदेंगे तो आप मुझसे धोखा करेंगे और भारत माँ से गद्दारी करेंगे। भारत माँ के लिए हमारे सैनिकों ने अपनी जान दे दी है। -15 डिग्री टेम्परेचर में लड़के हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं रक्षा के लिए, भारत माँ की लाज रखने के लिए, भारत माँ की इज्जत रखने के लिए, और आप वो इज्जत नहीं रखेंगे। और जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं रखता वो इंसान कहने के लायक नहीं होता। भारत माँ हमारी माँ है, उसकी इज्जत रखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप भारत माँ से गद्दारी करेंगे, मुझसे नहीं। तो कृपा करके आज से चाइनीज़ चीज़ खरीदना बंद कर दीजिए और ये आग को आप पूरी हिंदुस्तान में फैलाइए कि हमें चाइनीज़ चीज़ का बहिष्कार करना है। बस यही बात कह के मैं आज की मेरी बात ये ख़त्म करूँगा। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे एक 40-45 हज़ार के मोबाइल या आप अपना टीवी तोड़ देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहिष्कार करें, एक भी चीज़ चाइनीज़ की नहीं खरीदेंगे साहब, ये मेरी विनती है। हाथ जोड़ के आपको ये रिक्वेस्ट है कि गद्दारी नहीं करेंगे अपनी माँ से, भारत माँ से गद्दारी नहीं करेंगे। वही भारत माँ की जय। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।